मैं समझ सकता हूं बहुत गर्मी है और आप बहुत देर से खड़े हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पर ये बाबा साहब का मूवमेंट बहुत साल पुराना है, तो दिल्ली तक आवाज पहुंचानी बहुत जरूरी है। तो साथियों, ऐसा जय भीम करेंगे कि पार्लियामेंट की दीवारें हिल जाएं। तो एक बार और जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं यहां मौजूद इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें अपना कीमती समय निकालकर आप हमें आज यहां सुनने आई हैं, तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही साथ आज यहां हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी भाई बहन जो आज इतनी गर्मी में इतनी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं हमें सुनने के लिए, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज ये लोकसभा चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए हमारे सभी कमिटी, सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण, हमारे सभी प्रत्याशी लोग जिन्होंने आज इस सभा को सफल बनाने में दिन रात एक कर दी, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, इस लोकसभा के संबंध में जरूरी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP की नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई हैं, जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा करना चाहता हूं, जिनके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आजीवन कड़ा संघर्ष करा है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इन लोकसभा चुनावों में दुश्मन हमारे बीच में रहकर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को, हमारे कार्यकर्ता को अंदर से गुमराह व कमजोर करने की कोशिश करेगा। और साथियों, यही नहीं, दुश्मन आज की डेट में आज इतना काबिल नहीं कि आपको सामने से आकर आप पे वार करें। साथियों, दुश्मन आजकल बहरूपियों का रूप लेकर एक बहरूपिये की तरह एक कार्यकर्ता, एक प्रत्याशी, एक पदाधिकारी के रूप में आप लोगों को भटकाने का काम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कार्यकर्ता कोई बहरूपिया या कोई दुश्मन है, या हर कोई पदाधिकारी या कोई हमारा प्रत्याशी दुश्मन है। पर साथियों, आपको
इनको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें अंदर से कमजोर करने का काम करते हैं। साथियों, अगर कोई भी आपको बीएसपी के अलावा किसी और पार्टी या किसी और नेता के बारे में बोले कि वो आपका हितैषी है, आपको उसको वोट डालना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि आप एक बहरूपी यानी एक दुश्मन से बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे सब बैठे हैं, यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग और माताएं हैं। आप लोग बखूबी जानते हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा बहुजन समाज पार्टी को, और वो संघर्ष किसके नेतृत्व में हुआ, आप बताइए साथियों। मान्यवर साहब कांशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अब अगर कोई कार्यकर्ता, कोई नेता ये बोले कि भाई आपका सही हितैषी बहुजन समाज पार्टी या बहन जी नहीं है, तो बताइए कि गद्दार से बात कर रहे हो कि नहीं। बताइए, कोई देशद्रोही, कोई गद्दार टाइप का आदमी ही होगा जो ऐसा बोलेगा कि नहीं। तो साथियों, आपको इन बहरूपिये से संभल कर रहना है। और ये बहरूपिये हमारा, आप जानते हैं बहुजन समाज कितना बड़ा है। बहुजन समाज पार्टी में करोड़ों लोग सदस्य हैं, परंतु ये 4-5 लोग मिलकर इन लोगों पे नजर नहीं रख सकते। तो आप सबको अपने कान आंख खुले रखनी होगी और इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी होगा। जैसे ही आप इस दुश्मन को पहचाने, इसको सतर्क करने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी सतर्क करने की जरूरत नहीं है। आप इनको बस समाज से अलग कर दे, पार्टी से अलग कर दे, इन लोगों की बातों में ना आए और इन लोगों से सावधान रहे। साथियों, आप लोगों को समझना होगा, और ये मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि साथियों, ये बहरूपिये नीला पटका पहनकर, जय भीम के नारे लगाकर बहन जी के खिलाफ बात करते हैं। तो साथियों, अगर मैं आपसे ये लाइन कहूं, आने वाली 4 लाइनों के बाद अगर आप मेरी इन लाइनों से, इन बातों से सहमत करते हैं, तो जय भीम का नारा लगाएंगे। ठीक साथियों? जो बहन जी के खिलाफ है, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, वो आपके संविधान के खिलाफ है। बताइए कि सही है कि नहीं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी सालों से यहां पर अपने कार्यकर्ता के तन बल और धन से चलती आई है। आप मानते हैं ना कि आपका दिया हुआ 10-10, 20-20, 100-100 रुपया चंदा इकट्ठा कर करके ये मूवमेंट चलाया गया है। परंतु साथियों, दुश्मन गुमराह करता है, आपको गलतफहमियां पैदा करता है, कहता है कि ये तो पार्टी और लोगों के पैसों से चल रही है, ये पार्टी दुश्मनों के पैसों से चल रही है। साथियों, हकीकत तो ये है कि दुश्मन की पार्टियां, विरोधी पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी अन्य पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा यहां पर चंदा लेती है, बड़े बड़े धरना सेठों से चंदा लेती है। परंतु इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आप जानते हैं किस एक राष्ट्रीय पार्टी का नाम नहीं था। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे शर्म की बात है, गर्व की बात है कि नहीं, और ऐसे नाम लीजिए जैसे पूरे भारत को पता चल जाए कि ये पार्टी किसके बल पे चलती है। साथियों, पूरे देश में एक लौती बहुजन समाज पार्टी ही है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा 1 रुपया किसी कॉर्पोरेट, किसी सत्ता में नहीं, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी से नहीं लिया। माफ कीजिएगा, शायद मकड़ी चल रही है।
ये मकड़ियां भी ऐसी जाल बांधती हैं जैसे यहाँ पे विपक्षी पार्टियां। कोई बात नहीं, हमें कुचलना आता है। क्यों साथियों, कुचलना आता है ना। ये हाथी जब कदम रखेगा तो ऐसे जैसे छुटभइये सब निपट जाएंगे। साथियों साथियों इस लोकसभा आम चुनाव में आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरह ही विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी। हम आप लोगों को सिर्फ 3 मुद्दों पे लड़ने के लिए बोलेंगे। हम किसी जाति धर्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 मुद्दों पे बात करेंगे। साथियों, जब ये विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे 3 मुद्दों पे सवाल कीजिएगा। शिक्षा पे सवाल कीजिए, सुरक्षा पे सवाल कीजिए और रोजगार पे सवाल कीजिए। साथियों, हमें चौथा कारण नहीं चाहिए इनको बाहर खदेड़ के भगाने के लिए, ये 3 बहुत हैं। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार सत्ता में आसीन है, सेंटर की गवर्नमेंट चला रही है। तो जब ये आपके बीच में आए तो इनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना है आपको। 10 साल का रिकॉर्ड पूछिएगा कि हमें आने वाले 5 साल के लिए नहीं, हमें पिछले 10 साल में आपने हमारे समाज के लिए क्या काम किया उसके लिए बताइएगा। ठीक साथियों, अगले 5 साल नहीं, पिछले 10 साल के बारे में पूछेंगे। साथियों, मैं आपको शिक्षा के नाम पर 3 मुद्दे छोड़ के जा रहा हूं, 3 जरूरी बातें आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं। साथियों, पहली बात, आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब हो चुकी है, इतनी हालत खराब हो चुकी है कि आज अगर आप 8वीं कक्षा के बच्चे से पूछो, गुणा भाग करना आता है बेटा, अंग्रेजी में बात करनी आती है तुम्हें, तो ना बच्चा वो गुणा भाग कर पाएगा, ना वो अंग्रेजी के शब्द समझ पाएगा। ये लोगों ने पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, हमारी बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। कोई बात नहीं, बाबा साहब बोल के गए थे कि हमारे लिए शिक्षा ही हमारा मंदिर है, हमारे लिए स्कूल और कॉलेजेस ही हमारा मंदिर है। इनसे पूछिएगा कि भाई कितने मंदिर तुमने हमारे बाबा साहब के हिसाब से बनाए हैं, वो बताइए आप हमें। साथियों, शिक्षा के नाम पर ये आपको डिजिटल इंडिया की बात करेंगे, शिक्षा के नाम पे आपको डिजिटल इंडिया का नारा देंगे, पर साथियों डिजिटल इंडिया के नाम पर जो मजाक किया है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथियों, आप जानते हो 65% सरकारी स्कूलों में 65% सरकारी स्कूलों में आज एक कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, एक कंप्यूटर तक नहीं है इन स्कूलों में। कैसे हमारा बच्चा कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा? ये हमारे बच्चों को स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ये इन्हें शिक्षा में कमजोर रखना चाहते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई भी समाज को अगर आप तोड़ना चाहो, खत्म करना चाहो, तो उसको उसके इतिहास से दूर कर दो, उसको पढ़ाई लिखाई से दूर कर दो। इन्होंने वही किया है, इन्होंने हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रखा है, हमारे को हमारे इतिहास से दूर रखने की कोशिश करी है। ये लोग चाहते ही नहीं कि कभी हम अपने पैरों पर खड़े हो। स्कॉलरशिप के नाम पे मजाक किया, अरे भाई स्कॉलरशिप के नाम पे कटोरा थमाया है आपको, कटोरा। साथियों, दूसरा, रोजगार की बात करते हैं। साथियों, रोजगार के नाम पर पिछले 10 सालों में इस भाजपा सरकार ने कितने काम किए, ये बहुत बड़े बड़े पोस्टरों में लिखाकर छपका देंगे, न्यूज़पेपर में बहुत बड़े बड़े ऐड देंगे कि मोदी जी की गारंटी है इस बारी, परंतु इस गारंटी का क्या हास्य है वो हमारा युवा यहां बखूबी जानता है। साथियों, आज 30% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। अब आप बताइए साथियों, ये सच है कि नहीं?
साथियों, जानते हैं कि ये बेरोजगारी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि भारत में नौकरियां नहीं है, भारत में बखूबी बहुत नौकरियां हैं। जैसे कि सेंटर की केंद्र सरकार में 30 लाख से ज्यादा नौकरियां अभी खाली पड़ी हैं, 30 लाख से पद अभी खाली पड़े हैं। और अगर भाजपा के चलते हुए राज्यों में अगर आप उनके भी आंकड़े जोड़ लो तो 50 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं, जहां पर ये चाहे तो कल ही भर्ती कर कर ये 50 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम कर सकती है, पर ये देती नहीं, ये देती नहीं। साथियों, पकोड़ा तलने को कहती है, आता हूं, उस पे भी आता हूं। साथियों, इनके चलते हुए पिछले 10 सालों में ये खबरें बहुत आम हो गई। मैं एक खबर सुना के दिखाता हूं। 17 लाख से ज्यादा युवकों ने 3500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। नौकरी कौन सी थी? पियोन की नौकरी थी। और अप्लाई करने वाले 17 लाख बच्चे कौन से थे? पीएचडी। पेपर लीक, आता हूं, पेपर लीक पे भी आता हूं। इन 17 लाख बच्चों की क्वालिफिकेशन थी साथियों, पीएचडी स्कॉलर्स, ग्रेजुएट्स, मास्टर्स, पढ़े लिखे बच्चे। 17 लाख से ज्यादा बच्चे एक 3500 पियून की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बताइए, इससे ज्यादा खराब हाल हो सकता है कि नहीं? और ये तो उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, ये 17 लाख बच्चे प्रधानमंत्री जी के अपने स्टेट गुजरात के हैं। अब जो अपने गुजरात में नौकरी नहीं दे पाए वो प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बन के पूरे देश में बेरोजगारी फैलाने का काम कर रहे हैं। और अब जब जनता इनसे बेरोजगारी पे सवाल उठाती है तो सही कहा आपने, बोलते हैं कि भाई जो सड़क पे पकोड़े तल रहा है वो भी तो रोजगार है, दिया ना मैंने आपको रोजगार। अब बताइए, पकोड़ा तलना कोई रोजगार होता है क्या? नहीं होता। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप मानते हो पकोड़ा तलना रोजगार नहीं होता, क्योंकि कल ये आपके बच्चों को हाथ में कटोरा थमा के बोलते भीख मांग लो और ये भी रोजगार बन जाएगा। साथियों, ये लोग क्या करते हैं? पहले आपके बच्चों से आपकी शिक्षा छीनते हैं, फिर जो बच्चे किसी मेहनत करके पैसा खर्च के एक एजुकेशन शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो उन्हें रोजगार देने से भागते हैं, रोजगार नहीं देते। जब आप सब अपनी आवाज उठाते हो, पेपर लीक होते हैं, तो क्या करते हो? आप आवाज उठाते हो, सड़कों पे उतरते हो। बताओ, उतरते हो कि नहीं? तो ये सरकार क्या करती है? क्या मारती है? लाठियां मारती है। साथियों, अगली बारी क्या करना है आपको? नहीं, लाठी नहीं मार सकते आप पुलिस कर्मियों को, सरकार को लाठी नहीं मार सकते, ये गलत है। क्या कर सकते हो? सरकार उखाड़ के फेंक दो, हाथी के सामने वाला बटन दबाओ। ये वो लाठी का बदला लेना है साथियों जो आपको पड़ी है। एक एक वोट वो लाठी की तरह इन्हें पड़नी चाहिए। हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इन्हें एहसास होना चाहिए कि कितनी बड़ी गंदगी, कितनी ज्यादा गद्दारी की है इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ। अब साथियों मैं अपनी माताओं बहनों से जरूरी बात करना चाहता हूं। अब ये बात मैं अपनी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं। हमारी सारी बड़ी बुजुर्ग हैं मौजूद आज यहां। मां, आप बताओ, ये लोग कहते हैं इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है। इन्होंने आपको भी राशन दिया होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया, आपके घर में रोजगार नहीं दिया, इन्होंने आपको मुफ्त में राशन दिया। आप बताइए मां, आपने इनको इसलिए वोट डाला था कि आपको फ्री में राशन दे या अपने बच्चे को रोजगार दे? अगर आपने रोजगार के लिए वोट डाला था तो हाथ उठा दीजिए मां।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि ऐसी मां पूरे देश में दिखें, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पढ़ाया लिखाया था, ना कि मुफ्त में भिखारी बनाने के लिए। ये लोग कहते हैं, मुफ्त में राशन देकर कहते हैं कि भाई तुमने मोदी का नमक खाया है। ये कहते हैं राशन के नाम पर कि तुमने मोदी का नमक खाया है, वोट तो देना पड़ेगा। साथियों, इनको पलट कर जवाब दीजिए कि मोदी का नमक नहीं, मैंने जो टैक्स जमा किया उसका तुम पैसा बांटते हो राशन के रूप में, तुमने कुछ नहीं दिया। गद्दारी की है, गद्दारी। साथियों, 15 लाख बकाया है। नहीं, 15 लाख नहीं, करोड़ बकाया है मेरे भाई, करोड़ों बकाया है। इन्होंने तुम्हें चूना जो लगाया है वो समझाता हूं, करोड़ों का चूना लगाया है। तुम्हें पता है जब तुम दूध खरीदते हो तो जीएसटी जमा करते हो, चिप्स का पैकेट खरीदते हो तो जीएसटी जमा करते हो ना। पूरा देश वो जीएसटी जमा करता है। वो जीएसटी का पैसा ये फ्री राशन बांटने में लगा देते हैं। पता है क्या कीमत है उस राशन की? पूरे देश को, आपके टैक्स के पैसे को पता है क्या कीमत पड़ती है? आप साल का 2 लाख करोड़ रुपया चुकाते हो, साल का 2 लाख करोड़ रुपया राशन की स्कीमों में चुकाते हो। अब आप बताइए, लाखों का चूना लगाया कि करोड़ों का चूना लगाया? करोड़ों का चूना लगाया। सही कहा। कहते हैं कि हमने मुफ्त में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। राशन की कीमत क्या देती है जनता? आप बताइए साथियों, कितने का राशन आपको मिलता है? 1000 रुपया। साल का 12,000 रुपए से ज्यादा का राशन तो नहीं मिलता ना मां? नहीं। आपके बच्चे को अगर क्लास 4 की नौकरी देते ना ये लोग, तो 20,000 रुपया महीना कमाता वो। साल का 12,000 का राशन देके साल का 2.5 लाख का चूना लगाते हैं ये लोग, साल का 2.5 लाख का चूना लगाते हैं। साथियों, इन्होंने वादा किया था, साथियों उन्होंने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, पर 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, मुफ्त में राशन दे दिया। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, महंगाई के नाम पर क्या करा? आज पेट्रोल क्या दाम हो चुका है बताओ साथियों? 100 रुपए। अब दूसरा सवाल मैं अपनी मां से पूछना चाहता हूं, मां गैस का सिलेंडर तुम्हारे घर में आता है, कितने का गैस सिलेंडर पड़ता है तुम्हें मां? 1200 रुपए का मां, 1200 रुपए। क्या बोलते हैं मोदी जी कि मैं अपनी माताओं बहनों का खास ध्यान रखता हूं, उन्हें मैं गैस सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, सब्सिडी में दूंगा। हमारी माँ की तरफ से मैं आज एक सवाल पूछ लूं, आप इजाजत दो तो एक सवाल पूछ लूं। मोदी जी, सब्सिडी नहीं मांगी थी, मुफ्त में राशन नहीं मांगा था, सस्ता गैस सिलेंडर नहीं मांगा था, अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होने का सिर्फ एक मौका मांगा था, सिर्फ एक मौका। ये अब सब्सिडी देना शुरू कर रहे हैं साथियों। मां, ये आपको सब्सिडी देने की बात करेंगे। अब ये गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देने की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, परंतु जिस दिन आपका वोट डल जाएगा, देखिएगा अगले दिन कैसे वो सब्सिडी खींचते हैं, कैसे फिर से गैस सिलेंडर का भाव 1000 रुपया पार करता है। ये आपको भूखा मारना चाहते हैं साथियों, ये आपको भूखा मारना चाहते हैं, मत भूलिएगा। साथियों, कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता ने हमसे बोला कि आप के राज्य की क्या भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार बोलकर बदनाम कर रहे हो। आप बीजेपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार बोलकर बदनाम कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, नहीं बोलते बुलडोजर की सरकार, क्या बोले आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा कि यूपी में फैक्ट्रियां लग रही हैं, उद्योग आसमान छू रहा है, यहां पर उत्पादन आसमान छू रहा है। उन्होंने कहा
कि तुम अपनी आंखें खोल के देखो तो पता चलेगा कि यूपी में कितना काम हुआ। तो साथियों, मैंने वही किया, मैंने आंखें खोल के देखी और बोला कि शायद बुलडोजर की सरकार नहीं है यहां पर जब आंखें खोली तो पता चला कि पिछले एक साल में, सिर्फ पिछले एक साल में 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों पर अत्याचारों के केस दर्ज किए गए। अच्छा था बुलडोजर की सरकार, अब ये माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, ये भी अब बोलना पड़ेगा। इन्होंने पिछले एक साल में 400 किसानों भाइयों की हत्या की है साथियों। 400 किसान भाइयों ने आत्महत्या करी इनकी गलत नीतियों की वजह से, ये भी आंखें खोली तो पता चला। उसके बाद और पढ़ाई लिखाई करी और लोगों से बात करी तो पता चला यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। बुलडोजर की सरकार अच्छी थी, ये तो हमारे बच्चों को ही भूखा मार रहे हैं। बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले यूपी में नंबर 1 पहुंच चुके हैं। हमारी बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार होने के केसेस पूरे देश में यूपी नंबर 1 पर पहुंच चुका है। हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 पर है पूरे देश में। साथियों, हमारे आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश से आज आप जिस उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। तो ठीक है, आज के बाद से हम प्रदेश को बुलडोजर की सरकार नहीं बोलेंगे। आज के बाद भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है। आप लोगों की सरकार जनता को गुमराह करने वाली सरकार बन चुकी है। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, वो सरकार अब बदलनी है साथियों, वो सरकार अब बदलनी है। क्या सरकार, क्या जो सरकार, वो सरकार, जो सरकार, वो सरकार। साथियों, बुरा मत मानना, मैं नी का मी बोल नहीं सकता। साथियों, साथियों, भाजपा पे बहुत समय खर्च दिया, ये मेरी जिंदगी का समय वापस नहीं आएगा। आप भी मत खर्चिएगा, अगली बारी वोट अपने हाथी पर ही दबाना। साथियों, इनकी तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी आप लोगों के बीच में आएंगे।